तो भाई हमने लास्ट क्लास में जो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने लास्ट क्लास में बॉन्ड क्लीवेज कैसे होती है ये समझ लिया था। इसके अलावा इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूट्रोफाइल क्या होते हैं इसको समझ लिया था। कार्बोकटायन, कार्बो अनायन और फ्री रेडिकल के बारे में भी हमने जाना था। तो आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इसका मतलब जो सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या लेना देना होगा, जो कि हमने फर्स्ट क्लास में यानी लास्ट क्लास में बात की थी। तो वो सब कुछ कंट्रोल होगा थ्रू इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में मुझे जो जो पढ़ने हैं, पहले अगर मैं उनकी बातें करूं तो सबसे पहली चीज जो मुझे पढ़नी है उसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या नाम है? इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा जो मुझे पढ़ना है उसका नाम है रेजोनेंस। क्या नाम है? रेजोनेंस, या फिर इसको हम बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? मीजोमेरिक इफेक्ट। तीसरी चीज जो मुझे पढ़नी है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। और जो फोर्थ मुझे पढ़नी है वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कौन सा है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अगर मैं बात करूं इन चारों में से, तो स्टार्टिंग के जो तीन हैं यानी इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, ये तीनों होते हैं बच्चे परमानेंट इफेक्ट। कैसे इफेक्ट है ये? परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट कहने का मतलब क्या है? इनकी वजह से जो कुछ भी होने वाला है, इन इफेक्ट में जो कुछ भी होने वाला है वो परमानेंट हमेशा रहेगा। हमेशा रहेगा का मतलब क्या हुआ? चाहे कोई रिएजेंट आके अटैक करे ना करे, मॉलिक्यूल में वो हमेशा मौजूद रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बच्चे एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है। कैसा होता है? टेम्परेरी इफेक्ट। कैसा होता है? टेम्परेरी इफेक्ट होता है। अब टेम्परेरी इफेक्ट में क्या होता है कि जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा तो ही वो इफेक्ट रहेगा, अदरवाइज वो इफेक्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्कूल जाते हो, क्लासेस जाते हो, क्लास में टीचर मौजूद है तब तक आप शांति से बैठे हुए हो, तो आप मैंने टेंशन का इफेक्ट तभी तक है जब तक वो क्लासरूम में मौजूद है। लेकिन जैसे वो क्लासरूम से बाहर गया, उसका इफेक्ट खत्म, आप फिर से वही शोर शराबा और सब कुछ शुरू कर दिए। तो टेम्परेरी इफेक्ट में यही होता है कि जब तक अटैकिंग स्पीसीज मौजूद है यानी अटैकिंग रीजन मौजूद है तो सब कुछ शांति बनी रहेगी, इफेक्ट पूरा का पूरा रहेगा। लेकिन जैसे वो गायब, इफेक्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। वेयर एज अगर हम बात करें ऊपर वाले तीनों इफेक्ट की, तो उसका इफेक्ट हमेशा क्या रहेगा? परमानेंटली मौजूद रहेगा। क्लियर? तो एक एक करके हमें इन सबको समझना है, जिसमें से हम सबसे पहले जा रहे हैं समझना है किसको? इंडक्टिव इफेक्ट को। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। पहली बात तो इंडक्टिव इफेक्ट कहां एप्लीकेबल होता है? सिग्मा बॉन्ड ओनली, यानी केवल सिग्मा बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल होता है। और ये एक वीक इफेक्ट है और ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो 3 कार्बन के बाद इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर मार देते हैं। थर्ड कार्बन एटम के बाद हम इसको क्या मार देते हैं? इग्नोर मार देते हैं। सर इसमें होता क्या है, सुना ध्यान से। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है तो इट इज परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट of electron in the chain due to polarity of bond, due to polarity of
बॉन्ड। क्या मतलब हुआ इसका, सुनना समझ। जैसे लेट से मेरे पास CH3 CH2 CH2 और यहां क्या है Cl। बस आप मुझे बताओ क्या ये बॉन्ड पोलर है, ये वाला? बिल्कुल होगा। ये क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और कार्बन क्या होता है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि En ऑफ क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन ज्यादा है एज कंपेयर टू किसके, कार्बन के। तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा, करेगा ना भाई। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस वजह से इस क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। कैसा आएगा, पार्शियल नेगेटिव। और इस कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब मेरी बात ध्यान सुनना, नॉर्मली कार्बन और कार्बन का बॉन्ड तो पोलर नहीं होता है ना, क्योंकि उसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ही नहीं। क्योंकि इस वाले कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है, इसके पास से इलेक्ट्रॉन गया है, तो भैया इसको इलेक्ट्रॉन तो चाहिए होगा ना। तो ये कहां से लेगा, ये पड़ोसी वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। क्या करेगा, ये पड़ोसी वाली कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। हाँ, ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो इसका अट्रैक्शन की पावर थोड़ी सी कम होगी, इसलिए थोड़ा सा कम पॉजिटिव चार्ज इसके पास आएगा। अब क्योंकि इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज आया तो ये वाला इस पड़ोसी वाले से अट्रैक्ट करने लगेगा, तो यानी इसके पास फिर से थोड़ा और कम सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप देखो तो सिर्फ ये वाला बॉन्ड पोलर था, लेकिन इस बॉन्ड की पोलरिटी की वजह से पूरी चेन पोलर बन गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। मतलब एक बॉन्ड के पोलर होने की वजह से, इन्फ्लुएंस की वजह से बॉन्ड में पोलरिटी आ गई। सही बात है। अब मेरी बात सुनना, जैसे जैसे मैं डेल्टा का साइन बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं डेल्टा का नंबर बढ़ाऊंगा, इसका मतलब चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये नहीं कि सर यहाँ 3 डेल्टा प्लस बनाया मतलब ज्यादा चार्ज है, 1 डेल्टा मतलब ज्यादा चार्ज, 2 डेल्टा मतलब और कम चार्ज, 3 डेल्टा का मतलब और कम चार्ज है। तो डेल्टा ज्यादा मतलब चार्ज क्या होगा, कम होगा। डेल्टा ज्यादा तो चार्ज क्या होगा, कम। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट आपको समझ में आया। होता क्या है, बॉन्ड पोलर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की तरफ मूव करता है। एज ए रिजल्ट वो पोलर नेचर पूरी चेन के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। आई थिंक किसी को कोई समस्या यहां तक नहीं है। तो अगर कोई समस्या नहीं है तो थोड़ा और आगे चलते हैं। और आगे चलते हैं तो हमारे पास अब आता है कि भैया इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के, 2 तरीके के। एक होता है हमारे पास प्लस आई इफेक्ट। कौन सा होता है, प्लस आई इफेक्ट। और एक होता है हमारे पास माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट और एक क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट। देखना ध्यान से, जब मैं बात करता हूं बच्चे किसकी, प्लस आई इफेक्ट की, यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की, तो इसमें होता क्या है, आप बताओ मुझे। पिछले वाले में इसमें क्या हुआ इसमें इलेक्ट्रॉन इस पूरी चेन से निकाला गया है। इलेक्ट्रॉन किसने निकाला, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया। जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच ले, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया जा रहा है ना चेन में से, इसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन दिया जाए चेन के अंदर तो क्या हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मान लिया मैंने एक कंपाउंड लिया, यहां CH3 CH2 CH2, ठीक, और मेरे पास यहां क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव, चलो कोई एलिमेंट ले रहा हूं Z। क्या ले रहा हूं, Z। जिसमें अगर हम बात करें En ऑफ जो Z होगा वो कम होगा En ऑफ कार्बन से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से। तो इस केस में आप मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, इस पर, और नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, कार्बन पे। और ये नेगेटिव चार्ज यहीं थोड़ी रुकेगा, आगे भी तो जाएगा।
तो आगे जब ट्रांसमिट होगा तो यहां से इधर आगे जाएगा, इधर आगे ट्रांसमिट होगा तो इधर जाएगा। तो भैया इस पे आ जाएगा थोड़ा सा और कम नेगेटिव, और इस पे आ जाएगा थोड़ा सा और कम नेगेटिव। तो अगर आप इस वाले केस में देखो तो इस वाले केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन चैन के अंदर गए हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चैन के अंदर ट्रांसफर हुई है, खींचा नहीं गया है, दिया गया है। तो इसे क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट। तो ये कब होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड होता है तो कौन सा इफेक्ट लगता है, कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस आई इफेक्ट लगता है। कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस आई इफेक्ट। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीजेज इन चेन। चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जबकि माइनस आई इफेक्ट की अगर बात करोगे तो ये माइनस आई इफेक्ट में मैं तो इसी को कॉपी कर ले रहा हूं, सही बात है, कर लू ना। तो यहां से हमने कॉपी किया, अगले पेज पे ले गए, चलो भाई, और हमने ऐसे करके यहां से इंपोर्ट एंड देन क्लिप बोर्ड से पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। ये माइनस आई इफेक्ट का है। तो माइनस आई इफेक्ट कब लगता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड विद चेन, चेन के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो, और इससे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी इन चेन। चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी भाई साहब, कम। अच्छा, किसी को ईडीजी का मतलब नहीं पता होगा तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, ईडीजी का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करोगे तो यूजुअली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के एग्जांपल में लिख दे रहा हूं कुछ, जैसे CH3, जैसे C2H5, या मैं बड़े सिंपल शब्द में बोल दूं R। यानी अल्काइल ग्रुप जो होता है बच्चे, वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। वेयर एज जब आप बात करोगे किसकी, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की, किसकी बात करोगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की, तो EWG का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, विथड्रॉ कर लेते हैं, कहां से, चैन में से। तो भैया इनके एग्जाम्पल की अगर बात करूंगा तो जैसे इनके एग्जाम्पल हो गए NO2, COOH, CHO, हैलोजन, ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर, कोई समस्या नहीं ना। तो इस तरीके से हमने किया कवर किसको, इंडक्टिव इफेक्ट को। इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, परमानेंट मूवमेंट है, किसके अंदर, कार्बन कार्बन की चेन के अंदर, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या बोलो बॉन्ड पोलर होने की वजह से। प्लस आई और माइनस आई नाम के दो इफेक्ट होते हैं। अब प्लस आई क्यों लगता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से, और माइनस आई क्यों लगता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। क्लियर है क्या, चलो आगे। अब अगर मैं आगे चलता हूं तो मेरे पास ये एक छोटा सा मतलब टेबल मान लो या इमेज, जिसपे हमें क्या दी हुई है कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी प्लस आई के और माइनस आई के ग्रुप कौन से, और कौन किसका इफेक्ट कितना है। देखो इधर अगर हम बात करें माइनस आई ग्रुप का, तो माइनस आई ग्रुप में अगर कहीं आपको OR2 मतलब आपको कहीं OCH3 दिख जाए, इस पे प्लस चार्ज दिख जाए, आपको कहीं OC2H5 दिख जाए, उस पे प्लस चार्ज दिख जाए, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, सबसे पावरफुल होता है। कहीं आपको NR3 दिख जाए, इससे कम होगा, NH3 का उससे कम, और NO2, फिर CN, फिर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर हाइड्रोजन का, फिर उसका ये क्या है, ईथर, यानी ईथर का ही ना OR, उसका अल्कोहल, अमीन, उसका बेंजीन हो गया यानी फिनाइल, और फिर क्या हो गया, एल्कीन हो गया। तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर है, अगर याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है,
अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें प्लस आई ग्रुप की, तो प्लस आई ग्रुप में आपको ज्यादातर जो देखने को मिलेगा वो CH3 मिलेगा, बाकी सब बहुत कम देखने को मिलेंगे। अगर NH2 पे माइनस चार्ज आ जाए, O पर माइनस आए, कार्बोक्सिलिक एसिड पे माइनस आ जाए, ये देखो 3 CH3 ग्रुप है, 3 डिग्री है ना। इसके अलावा ये 2 डिग्री है, ये कितना है 1 डिग्री है, ये क्या है CD3, डी नहीं है, हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन क्या था ना, क्या होता था, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है, तो CD3 का मतलब ड्यूटेरियम है, और CH3 मतलब हाइड्रोजन वाला है, और T मतलब ट्राइटियम है, और D का मतलब ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन ही है सब, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, प्लस और माइनस आई के ग्रुप हो गए। अब सुनना, जो प्लस और माइनस आई के ग्रुप हैं वैसे तो बहुत जरूरत पड़ती नहीं है हमारे यहाँ पे, बट अगर कभी मुझे प्लस और माइनस आई ग्रुप को प्रेफरेंस देना हो या कहीं से चेक करना हो, तो हम एक रूल लगाते हैं बच्चे, DNP। क्या लगाते हैं, DNP। DNP मतलब D से मतलब डिस्टेंस, क्या लगाते हैं, डिस्टेंस। N का मतलब नंबर, और P का मतलब प्रायोरिटी। अब मेरी बात सुनो, कहीं मेरे पास 2 कंपाउंड है और दोनों पे क्या लग रहा है, लेट से माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, तो किसमें माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, ये कैसे पता चलेगा। सबसे पहले देखेंगे डिस्टेंस, जिसमें पास होगा उसमें इफेक्ट ज्यादा होगा, जिसमें दूर होगा उसमें इफेक्ट कम होगा। अगर मान लिया डिस्टेंस सेम हो गई तो क्या देखेंगे, नंबर। क्या जो ग्रुप है, जो माइनस आई ग्रुप है, यानी जो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, वो ग्रुप का नंबर सेम है या ज्यादा है। मान लिया एक के पास 2 फ्लोरीन है, एक के पास एक ही फ्लोरीन है, तो जिसके पास 2 फ्लोरीन होंगे वो ज्यादा इफेक्ट लगाएगा एक वाले के कंपेयर में, समझ रहे बात ना। जिसके पास 3 होंगे वो और ज्यादा लगाएगा एज कंपेयर टू 2 वाले। तो अगर मान लिया नंबर भी सेम हो गया, डिस्टेंस भी सेम, नंबर भी सेम, तो क्या देखेंगे, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी में कि मतलब मान लिया कोई एक ग्रुप क्या हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कोई एक ग्रुप क्या हो, NH2 हो, मतलब NO2 हो, तो क्या होगा, NO2 का इफेक्ट ज्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपेयर में, तो NO2 विनर हो जाएगा। तो मतलब इस तरीके से देखते हैं डिस्टेंस, नंबर एंड प्रायोरिटी। सबसे पहले देखेंगे डिस्टेंस, जिसकी डिस्टेंस पास उसका इफेक्ट ज्यादा। डिस्टेंस अगर सेम हो जाए तो देखेंगे नंबर, कोई कम नंबर में है या ज्यादा नंबर में है। किसी में फ्लोरीन क्लोरीन यानी ये जो ग्रुप है, ये 1 है 2 है 4 है, किसमें है, जिसमें ज्यादा होंगे उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, जिसमें कम होंगे उसका इफेक्ट कम। जब नंबर भी सेम हो जाए तो क्या देखा जाता है, प्रायोरिटी। क्या इनमें से अलग अलग ग्रुप हैं तो उनकी प्रायोरिटी कौन कैसी है, ठीक। तो ये रूल फॉलो किया था, DNP बोलते हैं इसको। आगे चलते हैं, आगे जब चलते हैं तो हमारे पास आता है बच्चे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पीछे के नोट डाउन कर लिया था ये टेबल, तो करो इसको फटाफट पहले तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है भैया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब सुना ध्यान से, सबसे पहली बात करें कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, तो पहले तो याद रखना है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है, टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट है, कहने मतलब क्या हुआ, दैट इज सो ओनली इन प्रेजेंस ऑफ, ओनली इन presence of attacking reagent, only in presence of attacking reagent। यानी जब अटैकिंग रीएजेंट होगा तभी ये इफेक्ट शो होगा, अदरवाइज ये इफेक्ट शो नहीं होता। तो ये टेम्परेरी इफेक्ट है। अगर मैं बात करूं इस इफेक्ट में तो होता क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉन टू one of the atom bonded by multiple bond, bonded by multiple bond। थोड़ी सी जगह इधर कम पड़ेगी क्या, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा ऊपर करते हैं, कलर बदल देते हैं। तो बॉन्डेड बाई मल्टीपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑन डिमांड ऑफ, ऑन डिमांड ऑफ
ऑफ अटैकिंग, ऑन डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। क्या मतलब हुआ समझते हैं। ऑन डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अब मेरी बात सुनना ध्यान से कि इसमें हमारे पास दो इफेक्ट हैं, मतलब एक है आपका प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यानी प्लस ई इफेक्ट, और दूसरा क्या है हमारे पास माइनस ई इफेक्ट यानी माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? माइनस ई इफेक्ट मतलब माइनस इलेक्ट्रोमेरिक। कौन सा? कहां पे पॉजिटिव लिखा है? यहां। हाँ तो ये वाला पॉजिटिव है, ऊपर वाला तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हेडिंग है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सबसे पहले अगर मैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करूं तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में होता क्या है, ध्यान समझना। जैसे मेरे पास मान लिया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये है। अब सुनना ध्यान से, मेरे पास एक अटैकिंग रिएजेंट आया जिसका नाम क्या है H प्लस। क्या नाम है? H प्लस। अब H प्लस आया, अटैकिंग रिएजेंट है। ये कौन है? ये है अटैकिंग रिएजेंट। कौन है ये? अटैकिंग रिएजेंट। जब अटैकिंग रिएजेंट आता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे पाई इलेक्ट्रॉन, ये किसी एक कार्बन एटम पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो मान लिया यहां से यहां शिफ्ट हो गए। तो जब ये शिफ्ट हुए तो आप मुझे बताओ ये किस कार्बन एटम पे गए थे? इधर वाले पे ना। और हाइड्रोजन जाके इसी कार्बन एटम से जुड़ गया। हाइड्रोजन जाके किससे जुड़ा? इसी कार्बन एटम से जुड़ गया और इस कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। बस मुझे इतनी सी बात बताओ कि जो अटैकिंग रिएजेंट है वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसको कार्बन नंबर 1 नाम दे दूं, इसको कार्बन नंबर 2 नाम दे दूं, इसको भी कार्बन नंबर 1 नाम दे दिया, इसको कार्बन नंबर 2 दे दिया, बताओ अटैकिंग रिएजेंट किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? अरे अटैकिंग रिएजेंट किस कार्बन से जाके अटैच हुआ है? कार्बन नंबर 2 से नहीं जुड़ा है नालायकों। पागल हो गए हो क्या तुम लोग? ये अटैचिंग रिएजेंट है, इसको मैंने किससे जोड़ा? कार्बन नंबर सेकंड से ना। इतनी सी बात पूछ रहा हूं मैं। अटैचिंग रिएजेंट किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? कार्बन नंबर सेकंड से। इलेक्ट्रॉन किस कार्बन पे गया है? इलेक्ट्रॉन किस कार्बन पे ट्रांसफर किया है? कार्बन नंबर 2 पे नहीं किया है। एरो नहीं दिख रही है। इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर किया? कार्बन नंबर 2 पे किया। तो अटैचिंग रिएजेंट जिस कार्बन पे अटैच हुआ है उसी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हुआ है, तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इन दिस इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन, इन दिस इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का ट्रांसफर टू दैट कार्बन एटम या दैट एटम टू विच द रीएजेंट गेट अटैच्ड। जिस एटम से रीएजेंट जाके जुड़ता है उसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर होता है। तो इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। अगर यहां पर रीएजेंट ना हो, यहां पर रीएजेंट ना हो तो ये इफेक्ट नहीं होगा। तो ये इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये इफेक्ट रीएजेंट की वजह से है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेरी इफेक्ट के नाम से जानते हैं। वहीं अगर मैं किसकी बात करूं, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होगा ध्यान समझना। सी डबल बॉन्ड सी था, मेरे पास अटैकिंग रिएजेंट है Cn माइनस। कौन है? Cn माइनस है। ये कौन है? अटैचिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट। मैं मान लेता हूं कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इस कार्बन पे हुआ, दैट इज कार्बन नंबर, इसको 1 मान रहा हूं, इसको कार्बन नंबर 2 मान रहा हूं। अब जब इलेक्ट्रॉन उस कार्बन पे ट्रांसफर हुआ तो अटैकिंग रिएजेंट कहां जाके अटैच हो रहा है, इसको देखना ध्यान से। यहां इलेक्ट्रॉन गया, इस पे आ गया माइनस चार्ज। क्या आ गया इस पे? माइनस चार्ज दिखाने के लिए इसको थोड़ा उसे कर देते हैं। इस पे माइनस चार्ज आ गया, इसको कार्बन नंबर 2 हमने यहां नाम दे दिया, और Cn आके अटैच हुआ इससे। तो आप मुझे बताओ Cn कौन से कार्बन से अटैच हुआ है? कार्बन नंबर 1 के साथ। इलेक्ट्रॉन कौन से कार्बन पे गया है? कार्बन नंबर 2 पे गया।
जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन गया उस कार्बन से अटैचिंग रिएजेंट जुड़ा नहीं है, उसके दूसरे वाले कार्बन से जुड़ा, अपोजिट कार्बन से। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इन दिस इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर टू दैट एटम टू विच द अटैकिंग रिएजेंट डज नॉट गेट अटैच। जिसके साथ नहीं जुड़ता है इलेक्ट्रॉन उसी कार्बन पे जाके ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन उसी कार्बन पे जाके ट्रांसफर होता है। तो ये हो गया कौन सा इफेक्ट, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है ना। तो ये दोनों इफेक्ट नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं। अब हमारे पास अगला टॉपिक है जिसका नाम क्या है, रेजोनेंस या रेजोनेंस इफेक्ट, मतलब इन दोनों की बात करेंगे। अब सुनना, इसमें क्या होता है ये सब कुछ जानने से पहले हमें कुछ बातें समझनी है कि हमारे पास ये होता है बेंजीन, सही बात है। बेंजीन में अगर मैं नंबरिंग कर दूं, इसको 1 नंबर दे दूं, इसको 2 नंबर दे दूं, इसको 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, तो आपको पता है डबल बॉन्ड किस किस कार्बन के बीच में है, डबल बॉन्ड है आपके 1,2 के बीच में, 3,4 के बीच में और 5,6 के बीच में। जबकि अगर आप सिंगल बॉन्ड की बात करोगे तो सिंगल बॉन्ड कहां कहां है, 2,3 के बीच में, 4,5 के बीच में और 6,1 के बीच में, सही बात है। अगर हम इसको फॉलो करें तो इसके हिसाब से आपको पता है डबल बॉन्ड जहां होता है उसकी बॉन्ड लेंथ, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है 134 पिकोमीटर होती है। कितनी होती है, 134 पिकोमीटर। किसकी होती है बॉन्ड लेंथ, डबल बॉन्ड की। जहां सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर। तो इस हिसाब से बेंजीन के अंदर दो अलग अलग बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी, सही बात है ना, क्योंकि कहीं पर डबल है और कहीं पर सिंगल है। तो इस हिसाब से हमारे पास ये बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए थी, बट ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी। ये हमारी क्या थी, एक्सपेक्टेशन। हम सोच रहे थे ऐसा होना चाहिए था, लेकिन जो रियलिटी थी वो थोड़ी अलग थी। रियलिटी में जब हमने देखा तो क्या मिला, ऑल बॉन्ड लेंथ, ऑल बॉन्ड लेंथ आर सेम। सारी की सारी बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम। अब सारी की सारी बॉन्ड लेंथ सेम है तो कितना है, सर बॉन्ड लेंथ जो थी वो आई थी 139 पिकोमीटर। बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू कितना आया, 139 पिकोमीटर। मतलब ना तो ये कंप्लीटली डबल है और ना तो ये सिंगल है, डबल और सिंगल के बीच में आ गई, आई ना, डबल और सिंगल के बीच में। तो इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया और उसी कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, रेजोनेंस। क्या नाम है, तो होता क्या है कि अगर आप रेजोनेंस की बात करोगे इस हिसाब से बेंजीन की ये दो स्ट्रक्चर बनेंगे। बेंजीन की कितनी स्ट्रक्चर बनेंगी, दो स्ट्रक्चर। पहली स्ट्रक्चर जहां पर अगर मैं बात करूं तो डबल बॉन्ड की पोजीशन यहां, यहां और यहां थी, वेयर एज इन सेकेंड स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, यहां। समझे, तो डबल बॉन्ड आप देख रहे हो, अगर आप नंबरिंग कर दोगे तो नंबरिंग के हिसाब से यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर आप देखो यहां 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन यहां 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। यहां 2 और 3 के बीच में डबल है, वहां 2 और 3 के बीच में क्या है, सिंगल। मतलब सबके पास डबल बॉन्ड भी कभी आता है
और सबके पास कभी सिंगल बॉन्ड भी आता है। इसका मतलब डबल बॉन्ड पूरे रिंग में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पूरे रिंग में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, यानी जो रियल में स्ट्रक्चर बेंजीन की है, वो कुछ ऐसी है, वो कुछ ऐसी है कि डबल बॉन्ड एक जगह ना होकर के इस तरीके से पूरे रिंग के अंदर मौजूद है। ये है एक्चुअल स्ट्रक्चर। ये क्या है, एक्चुअल स्ट्रक्चर या रियल रेजोनेंस हाइब्रिड, रियल रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। अब मेरी बात सुनना, ये है आपकी रियल स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर। क्योंकि डबल बॉन्ड हर जगह है, क्योंकि डबल बॉन्ड हर जगह है, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड कंप्लीटली सब जगह पे नहीं है, पार्सली है। डॉट डॉट का मतलब क्या, डबल बॉन्ड कभी 1 और 2 के बीच में है, तो कभी 2 और 3 के बीच में चला गया। कभी जो डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में था, वो कभी कभी कहां चला गया, 4 और 5 के बीच में चला गया। इसका मतलब सबको कुछ देर का मौका मिल रहा है डबल बॉन्ड रखने का। इसका मतलब हर एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कुछ देर आ रहा है, उसी को हम बोल देते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। तो ना तो किसी के पास पूरा का पूरा डबल बॉन्ड है, ना तो किसी के पास पूरा पूरा सिंगल बॉन्ड है, सबके पास कुछ देर डबल, कुछ देर सिंगल, कुछ देर डबल, कुछ देर सिंगल, दैट इज इन बिटवीन द डबल एंड सिंगल। और उसको हमने नाम क्या दिया, पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या नाम दिया, पार्शियल डबल बॉन्ड। और जब पार्शियल डबल बॉन्ड है तो भाई बॉन्ड लेंथ भी तो कहां आएगी, डबल और सिंगल के बीच में आएगी ना, डबल और सिंगल के बीच में आएगी। मतलब इसमें क्या हुआ, हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यह सबके पास कैसा कैरेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब इंपॉर्टेंट बात कि सर ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, ये रियल स्ट्रक्चर है। इस रियल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे इन दो स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। मैं कह रहा हूं यहां डबल बॉन्ड हर जगह पे आ रहा है, तो भैया इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में नहीं है। लेकिन यहां पर तो 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 सबके बीच में आ रहा है। तो भैया ये और ये दोनों मिलके इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, सही बात है। क्योंकि यहां डबल बॉन्ड हर जगह है, यहां डबल बॉन्ड कहीं पर है कहीं पर नहीं है। तो मतलब अगर ये और ये स्ट्रक्चर दोनों कंबाइन कर दूं तो क्या वो वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। आप खुद एक बार देखोगे ध्यान से, अगर मैं इसको ले जाके ऐसे इसके ऊपर प्लेस करता हूं, देखो ध्यान से, तो आपको लग नहीं रहा है कि अब डबल बॉन्ड हर जगह क्या आ गया, कॉन्टिन्यूअस। तो कहने का मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर किसको एक्सप्लेन कर रही हैं, उस रियल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रही हैं। तो रियल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे जितनी भी इमेजिनरी हाइपो, भाई रियल तो वो है ना, तो मैंने ये जो बनाया है ये अपनी इमेजिनेशन से बनाया है, सही बात है ना। इसलिए इन स्ट्रक्चर को इमेजिनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, इमेजिनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, इमेजिनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। इन स्ट्रक्चर को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। कौन कौन सी स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इन स्ट्रक्चर को हम हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। कौन से स्ट्रक्चर, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इन स्ट्रक्चर को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। कौन से स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। कौन से स्ट्रक्चर के नाम से, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका अलग अलग बहुत सारे नाम हैं, आप जो नाम रखना चाहो। रियल स्ट्रक्चर कौन है, ये जो रियल स्ट्रक्चर है ये क्या होगी, मोस्ट स्टेबल होगी। कैसी होगी ये, मोस्ट स्टेबल होगी। और इसके पास क्या होगी, लीस्ट एनर्जी होगी, सबसे कम एनर्जी होगी, लीस्ट। भैया जो चीज स्टेबल होती है उसका एनर्जी कम होती है ना, इसके बाद सबसे कम एनर्जी होगी। इसके बाद क्या होगी, सबसे कम एनर्जी होगी। तो पहली बात ये समझे कि भैया रेजोनेंस कैसे शुरुआत हुई, बेंजीन की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत थी। यानी रियलिटी में बेंजीन ऐसा दिखता है, और अगर मुझे इसको एक्सप्लेन करना है तो इसके लिए मुझे ये 2 स्ट्रक्चर बेंजीन की बनानी पड़ती हैं। और यही स्ट्रक्चर जो आप इमेजिनरी हाइपोथेटिकल जो आप बना रहे हो, इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, इसी फेनोमेना को हम पूरा क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। मतलब रेजोनेंस डेवलप कैसे किया गया है, टू एक्सप्लेन द रियल स्ट्रक्चर ऑफ द
बेंजीन, या मैं बोलूं ऐसे कई सारे कंपाउंड जो रियलिटी में किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बट उसी को एक्सप्लेनेशन के लिए जितनी भी स्ट्रक्चर की जरूरत पड़े वो सबके सब कहां आते हैं, रेजोनेंस। अब अगर आपसे कोई पूछे सर रेजोनेंस होता क्या है, डिफाइन कैसे करेंगे रेजोनेंस को, तो जब बारी आती है रेजोनेंस को डिफाइन करने की, तो रेजोनेंस होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, विद इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, अरे डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या, पाई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से मूव करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से मूव करेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। अब सर अगर हम बात करें रेजोनेंस के अंदर, तो रेजोनेंस बच्चे एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। आप सुना ध्यान से। अगली बात आती है कि सर आपने बोला कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो पहले ये बता दो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता क्या है। जब भी हम बात करेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम की, किसकी, कॉन्जुगेटेड सिस्टम की, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या होगा, कहीं डबल बॉन्ड है, डबल के बाद सिंगल आएगा, वापस डबल आ जाएगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। डबल बॉन्ड है, सिंगल है, लोन पेयर आ गया, कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहलाएगा। डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, माइनस चार्ज आ गया, कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहलाएगा। डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहलाएगा। हाँ, डबल बॉन्ड है, जरूरी नहीं यार, इधर से भी कर सकते हो, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और ये फ्री रेडिकल है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहलाएगा। समझ गए, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, वेकेंट और वाइटल है, कैसी हैं, वैकेंट और वाइटल है, तो भी क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। आप ऐसे बोलो डबल सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, कैसे भी बोल लो, मतलब अगर ये सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं तो मैं ऐसे सिस्टम को क्या बोलूंगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलो। क्या बोलूंगा इसको, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलो। और जहां कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा वहां रेजोनेंस होगा, जहां कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा वहां क्या होगा, क्लियर है बात, कोई समस्या नहीं। क्या मतलब हुआ, अब देखना ध्यान से, जैसे मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां है OH, एक छोटी सी स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर हम चलेंगे बेंजीन पे भी। अब मुझे आप बताओ ध्यान से, ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड की, किसकी है, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड के पास, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होंगे, इसके पास भी कितने लोन पेयर होंगे, देखते हैं क्या कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर बन रहा है ना, तो सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। तो अगर सिस्टम कॉन्जुगेटेड है तो कैसे होगा, रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस कैसे होगा, ध्यान समझना, ये जो लोन पेयर है ये मूव करेगा यहां, लोन पेयर कहां मूव करेगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, हमेशा इलेक्ट्रॉन उधर मूव करवाना है जिधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो। लोन पेयर होना मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड बनाओगे, क्या कराओगे, डबल बॉन्ड। कहीं पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो उस नेगेटिव चार्ज से क्या बनाओगे, डबल बॉन्ड बनाओगे, क्या बनाओगे, डबल बनाओगे। कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करोगे, भैया उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो डबल बॉन्ड को तोड़ के किसको दोगे, पॉजिटिव चार्ज को दोगे। मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन उस तरफ ले जाना है जिस तरफ इलेक्ट्रॉन की गरीबी हो, कमी हो। आप सोचो इसके पास लोन पेयर पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। यानी सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो जो लोन पेयर होते हैं और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, इससे क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, इससे क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। और अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है तो ये किधर मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, किधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, समझे ना। तो ये तो बेसिक सा फंडा थोड़ा सा याद रखना, इससे भी काम आपका बढ़िया से निकल जाएगा। अब देखना ध्यान से, जब हम यहां बात करते हैं तो ये इधर आया, तो इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो सर ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ के कहां भेजना पड़ेगा, इधर, अदरवाइज कार्बन के क्या हो जाएंगे, बॉन्ड 5 हो जाएंगे ना। तो अब देखना ध्यान से कैसी स्ट्रक्चर बनेगी। सर अगर स्ट्रक्चर पे आए
तो स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। सर यहां बना CH3, यहां सिंगल बॉन्ड हुआ, यहां पर 2 लोन पेयर थे। अब देखो ये डबल बॉन्ड टूट के आया तो लोन पेयर ही तो आएगा, और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस। और यहां कैसा आ गया, डबल बॉन्ड, और यहां OH, और यहां से एक लोन पेयर खत्म हो जाएगा, 2 थे एक बचेगा। तो सर एक लोन पेयर बचा है इसके पास, एक लोन पेयर बचा है, क्योंकि इस ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बने हैं अभी, 3, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। तो अब ये जो दोनों स्ट्रक्चर आपस में बनी हैं, ये दोनों आपस में इंटरकन्वर्टेबल हैं, और इन दोनों को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सर अगर ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसी होगी, इसकी बात आती है ना। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर में क्या होगा, डबल बॉन्ड इन दोनों के पास होगा, मतलब कुछ इस तरीके से। मेरे पास है CH3, यहाँ है C, यहाँ सिंगल बॉन्ड O, यहाँ OH। सही बात है। तो कैसा होगा, यहां भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और यहां भी क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अरे डबल बॉन्ड पार्शियल है, पूरा नहीं है ना, ये तो मैटर करता है ना। डबल बॉन्ड पार्शियल है, पूरा डबल बॉन्ड नहीं है। देखो यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। ये होती है इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर। ये क्या होती है, एक्चुअल स्ट्रक्चर। एक्चुअल स्ट्रक्चर, क्या बात समझे, ठीक। तो मतलब रेजोनेंस के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह से मूव करते हैं, और इस एक्चुअल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए जितने भी स्ट्रक्चर मुझे रिक्वायर्ड होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाइपोथेटिकल या और भी जो भी नाम है आप रख सकते हो उसको, कोई समस्या वाली बात नहीं। अब सुनना, बेंजीन के अंदर जब हमें रेजोनेंस दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, इसको समझते हैं। तो हम एक दो एग्जांपल लेके समझेंगे। सबसे पहला हम एग्जांपल ले रहे हैं, अगर मान लिया बेंजीन के बाहर प्लस चार्ज, कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज। तो मैं पहले से ही कुछ कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूं, ताकि थोड़ा टाइम बचे। देखना ध्यान से, हाँ बेंजीन में डबल बॉन्ड यहां बना सकता हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी थोड़ी देर पहले चेक कर लेते हैं कॉन्जुगेशन है या नहीं। सर कॉन्जुगेशन डबल, मतलब सॉरी पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, है ना। तो जहां तक कॉन्जुगेशन है वहां तक आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन कहां मूव करता है, डबल बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो यहां पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से मूव करके कहां जाएगा, यहां जाएगा। कहां कहां पे कोई बदलाव नहीं हुआ सर, यहां कोई बदलाव नहीं हुआ। तो जहां कोई बदलाव नहीं हुआ उसको एज इट इज बना लो। सर यहां कोई बदलाव नहीं हुआ है और यहां कोई बदलाव नहीं, सही बात है ना। बदलाव यहां हुआ है सर, यहां डबल बॉन्ड मूव करके कहां चला गया है, ऊपर ना, ऊपर चला गया है। जब ऊपर डबल बॉन्ड चला गया तो यहां से प्लस चार्ज हट जाएगा, और प्लस चार्ज कहां जाएगा, यहां जाएगा, क्योंकि अब इसका बॉन्ड कम हो गया ना। अब फिर अगली स्ट्रक्चर में क्या होगा देखना ध्यान से, सर ये डबल बॉन्ड मूव करके कहां जाएगा, इधर जाएगा। अब कहां कहां कोई बदलाव नहीं हुआ है सर, ऊपर नहीं हुआ है, कहां नहीं हुआ है, ऊपर नहीं हुआ है। सर इसको हटा देते हैं, ऊपर यहां डबल बॉन्ड, ऊपर यहां डबल बॉन्ड एच आ गया, और कहां नहीं हुआ है सर, यहां नहीं हुआ है, सही बात है। कहां चेंज हुआ है सर, डबल बॉन्ड यहां आ गया है, और प्लस चार्ज कहां आ जाएगा, यहां प्लस चार्ज। फिर ये वाला किधर जाएगा, इस वाले कार्बन पे जाएगा ना। फिर इस वाले कार्बन में गया तो कहां चेंज नहीं हुआ सर, यहां कोई चेंज नहीं हुआ, इसका पहले तो प्लस चार्ज हटा देते हैं, सही बात है, सही बात है ना। अब और कहां चेंज नहीं हुआ सर, यहां कोई चेंज नहीं हुआ है। सर यहां वाला डबल बॉन्ड कहां आ गया है, यहां आ गया है, और सर प्लस चार्ज कहां चला जाएगा, इस तरफ, सही बात है। अब आगे देखो, अब ये डबल बॉन्ड कहां जाएगा, यहां पे वापिस। तो जब यहां जाएगा तो अब क्या होगा सर, कहां कहां बदलाव नहीं हुआ, सर यहां बदलाव कोई नहीं हुआ है, यहां बदलाव कोई नहीं। सर यहां वाला डबल बॉन्ड मूव करके कहां आ गया, यहां, और यहां पे क्या चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ऊपर। तो अगर आप देखो तो एक यहां से यहां एक स्ट्रक्चर बनी,
अगली स्ट्रक्चर ये बनी, अगली स्ट्रक्चर ये बनी, अगली स्ट्रक्चर। क्या लगता है आपको टोटल कितनी बनी है? 5 ना। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। आप मुझे बताओ फर्स्ट और फिफ्थ सेम लग रहे हैं या अलग अलग हैं? अलग हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड की क्या है? पोजीशन अलग अलग है। डबल बॉन्ड की क्या अलग है? पोजीशन। तो ये जितनी स्ट्रक्चर आपने यहां बनाई है इसे क्या, कौन सी स्ट्रक्चर बोलते हैं? रेजोनेटिंग, रेजोनेटिंग। कौन सी स्ट्रक्चर? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रियल स्ट्रक्चर कैसी दिखती होगी? सर रियल स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड हर जगह होगा। रियल स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड हर जगह होगा। तो हर जगह डबल बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गोला। और यहां क्या बनाना पड़ेगा? ये डॉट डॉट से लाइन खींच देंगे। सही बात है ना? अब मुझे बताओ प्लस चार्ज कहां कहां पे गया था? सर एक तो ऊपर था प्लस चार्ज यहां पे, और फिर कहां आया? सर यहां पर आया, मतलब सब जगह पे नहीं गया, यहां गया, फिर कहां आया? यहां पे आया, यहां पे, तो मतलब यहां पे गया और यहां पे गया, यही तो आया। तो मतलब इस पे प्लस डेल्टा, इस पे प्लस डेल्टा, प्लस डेल्टा, प्लस डेल्टा। ये है आपकी एक्चुअल स्ट्रक्चर। ये है क्या आपकी एक्चुअल स्ट्रक्चर? ये है एक्चुअल रेजोनेंस हाइब्रिड। कौन सा हाइब्रिड? रेजोनेंस हाइब्रिड। बात समझे कि नहीं? अब देखते हैं और रेजोनेंस बनाते हैं। तो अगर और बनाए तो इधर देखो, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। 3, 4 और ये 5। ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब की बार मैंने यहां क्या बनाया? माइनस चार्ज, और ये बना। ठीक है। अब ध्यान समझना, सर अभी बताया था माइनस चार्ज किस में कन्वर्ट होता है? डबल बॉन्ड में। बताया था ना माइनस चार्ज किस में कन्वर्ट होता है? डबल बॉन्ड में। तो सर ये माइनस चार्ज से यहां बगल में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड कहां चला जाएगा? माइनस चार्ज में। कहां चेंज नहीं हुआ पहले उसको बना लेते हैं। सर चेंज इन दोनों जगह पे नहीं हुआ, यहाँ एज इट इज है और यहाँ एज इट इज। सर आपने यहाँ एक डबल बॉन्ड बना दिया है, लोग यहाँ हम डबल बॉन्ड बना दे रहे हैं। सर यहाँ वाला डबल बॉन्ड तोड़ के इसके पास भेज दिया है, अरे इसके पास भेजा तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। सही बात है ना? अब सुनो अगला क्या होगा? सर ये नेगेटिव चार्ज सर यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ नेगेटिव में चला जाएगा। तो कहाँ बदलाव नहीं है? ऊपर और नीचे। तो सर यहाँ पे कोई बदलाव नहीं है, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है। कहाँ बदलाव हुआ है? सर यहाँ डबल बॉन्ड बनाया है और यहाँ नेगेटिव चार्ज लाया। सर ये वाला कहाँ मूव किया है? इधर। तो सर ये वाला कहाँ चला जाएगा? इधर। तो होगा क्या? सर यहाँ कोई बदलाव नहीं किया है, यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड ले आए हो और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया है। फिर ये नेगेटिव चार्ज कहाँ गया? इधर। तो ये वाला किधर चला जाएगा? वापिस अपनी जगह पे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? वापिस से नेगेटिव चार्ज। क्या हुआ? यहाँ सर कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड वापिस आ गया। तो बन गई सारी स्ट्रक्चर। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं इनकी। ये सारी स्ट्रक्चर आपस में क्या होती हैं? इंटर कन्वर्टेबल होती हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको हम? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा इनका तो कैसा बनेगा? सर डबल बॉन्ड हर जगह होगा ना। तो सर हर जगह है डबल बॉन्ड, ठीक है। ऊपर यहां भी डबल बॉन्ड था ना, तो सर यहां भी है डबल बॉन्ड, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कहां गया? सर यहां आया है, यहां आया है, यहां आया है और यहां आया। सही बात है ना? ये कौन सी है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो एक्चुअल होती है। सही बात है। चलो एक और बनाएंगे, लोन पेयर वाली। कौन सी बनाएंगे? लोन पेयर वाला। देखना इसको,
1 2 3 5 हो गया ना। अब देखना ध्यान से, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड है कि नहीं है। अब रेजोनेंस बनाते हैं सर। इसमें रेजोनेंस कैसे बनेगा? अरे इसके पास लोन पेयर होगा ऑक्सीजन के पास, बताया था लोन पेयर किस में कन्वर्ट होगा? डबल बॉन्ड में। सर ये डबल बॉन्ड कहां गया? इधर गया। तो ये वाला किधर चला जाएगा? इधर। तो ये 5 बॉन्ड तो नहीं हो सकते ना। तो यहां सर डबल बना और यहां कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। बाकी सारी जगहों पे सर वैसे ही है सर, यहां ऐसे है, यहां ऐसे। फिर अब आगे देखो सेम है, ये इधर सर ऐसे आ जाएगा और ये सर कहां चला जाएगा? यहां चला जाएगा। अब क्या होगा? कहां बदलाव नहीं हुआ सर? यहां बदला। अच्छा एक और चीज, जब यहाँ पे ऑक्सीजन के बॉन्ड बने हैं तो इसमें क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज ना, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं। कितने बने अभी? 3, एक हाइड्रोजन के साथ 2 कार्बन के साथ। तो अब हुआ क्या? यहां तो प्लस रहेगा ही रहेगा। अब देखो ध्यान से, यहां कोई बदलाव नहीं हुआ है, यहां पे कोई बदलाव नहीं हुआ है, यहां पे डबल बॉन्ड बन गया है और यहां पे कैसा चार्ज आ गया? माइनस। कैसा आ गया? माइनस। अब ये माइनस चार्ज यहां जाएगा और ये यहां जाएगा। अब क्या होगा सर? यहां पे कोई बदलाव नहीं हुआ, एज इट इज है, यहां पर कोई बदलाव नहीं हुआ है सर, यहां डबल बॉन्ड बन गया है और यहां क्या आ गया? माइनस चार्ज। अब अगली बार में क्या होगा कि माइनस चार्ज यहां और ये इधर वापिस। तब क्या होगा? इसके पास 2 लोन पेयर थे तो 2 वापिस आ जाएंगे और डबल बॉन्ड यहां, यहां और यहां आ जाएगा। बात सही है कि नहीं? तो अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को लिखें तो भैया एक हमारे पास इधर आ गया, अगली स्ट्रक्चर हमारे पास ये हो गई, ये वाली स्ट्रक्चर इधर रख देते हैं और ये हमारे पास ये वाली। और ये सारे आपस में क्या हैं? अरे क्या है आपस में? इंटर कन्वर्टिबल है ना। ठीक, क्या है आपस में? इंटर कन्वर्टिबल। सर ये ऐसे डबल हेडेड एरो लगाते हैं, डबल हेडेड एरो। और ये सारी स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सर हाइब्रिड कैसे बनेगा या एक्चुअल कैसे बनेगा? सर बीच में गोला और सर यहाँ ऊपर OH होगा और सर यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड। तो यहाँ भी आएगा ना सर, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। सही बात है। अब बताओ प्लस चार्ज कहाँ आया था, माइनस चार्ज कहाँ आया था? सर इस पे आया था प्लस चार्ज और बाकी सारी जगहों पर यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। सही बात है ना। तो ये हुआ हमारा क्या? हाइब्रिड। क्या हुआ हमारा? हाइब्रिड। बात समझे क्या? क्लियर? क्लियर है ना? चलो और देखो, अब अगर हम बात करें, चलो एक बार पीछे एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे हम रेजोनेटिंग वाली। तो अगर हम बात करें बच्चे, ये लो मेरे पास एक बेंजीन फिर से आ गई और मैंने अब की बार ऊपर बनाया है NO2। कौन सा स्ट्रक्चर? NO2, ये वाला। इसको ध्यान से देखना और समझना। चलो दिखाओ, देखो ध्यान। पहले बताओ सर, डबल बॉन्ड यहां, यहां और यहां होगा। सही बात है। इस ऑक्सीजन के पास यहां लोन पेयर है। अब देखना ध्यान से, यहां से डबल बॉन्ड इधर कन्वर्ट होता है तो इस नाइट्रोजन का बॉन्ड कम हो जाएगा, तो ये वाला डबल बॉन्ड कहां जाएगा? तो अब क्या हुआ? ध्यान समझना सर, इसका ये डबल बॉन्ड तो टूट गया, इन सब में टूटा रहेगा। तो सर इस पे आएगा माइनस चार्ज। कैसा आएगा इस पे? कहां चला गया? इस पे आएगा, मतलब इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? माइनस। क्यों? क्योंकि इसने डबल बॉन्ड लिया है ना। और डबल बॉन्ड कहां गया है सर? दूसरा वाला यहां गया है। कहां नहीं बदला है सर? ये नहीं बदला है और ये नहीं बदला है। आप बताओ, डबल बॉन्ड इधर से गया है ना, तो क्या इस वाले कार्बन के पास प्लस चार्ज आएगा? इसका तो गया ना, इसके पास से इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे कैसा चार्ज? अब देखो
माइनस प्लस अभी पूरा न्यूट्रल है, अभी पूरा कैसा है, न्यूट्रल। अब अगला देखना ध्यान से, ये कहां जाएगा, इधर। चेंज कहां कहां नहीं हुआ है सर, यहां माइनस एज इट इज है, यहां डबल बॉन्ड एज इट इज है, और यहां सर एज इट इज है, यहां डबल बॉन्ड बन गया है, और प्लस चार्ज कहां आ गया है वापस, ये इधर से इधर गया, तो कहां चेंज नहीं हुआ सर, यहां चेंज नहीं हुआ, यहां माइनस ऑलरेडी है, यहां डबल बॉन्ड ऐसे है, यहां बन गया, और प्लस चार्ज कहां पहुंच गया। अब फिर क्या होगा सर, ये वाला इधर चला जाएगा, जाएगा ना, जब ये वाला इधर जाएगा तो ये वाला कहां चला जाएगा, इधर वापस आ जाएगा, मतलब ये डबल बॉन्ड वापस बन जाएगा, और यहां यहां और यहां वापस से नॉर्मल। ठीक ठीक, इतनी बात समझ में आई। ये सब के सब क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बस अब मेरा कुछ सवाल का जवाब दे दोगे, मजा आ जाएगा, और कुछ नहीं। जो हमारे पास रेजोनेंस होता है, यानी जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है, कौन सा इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, जिसको हम मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। ये हमारे पास दो तरीके का होता है। कितने तरीके का, दो तरीके का। एक होता है बच्चे प्लस एम या फिर प्लस आर इफेक्ट, यानी सिंपल शब्दों में पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट या पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। दूसरा होता है माइनस एम या फिर माइनस आर इफेक्ट, यानी नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। तो आपसे पूछता क्या है कि पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट और नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट में क्या क्या होता है। जब होगा पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, कैसा होगा, पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, तो क्या करेगा, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या करेगा ये, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन। बेंजीन के अंदर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। कहां पर, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। बता रहा हूं क्या होता है, जबकि जब नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट होगा तो ये क्या करेगा, इंक्रीज ना करके क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जो प्लस एम होते हैं, जो प्लस एम इफेक्ट होता है, ये कैसा होता है, डीएक्टिवेटिंग। कैसा होता है, डीएक्टिवेटिंग। कैसा होता है ये, डीएक्टिवेटिंग होता है। मतलब ये रिएक्शन के लिए बेंजीन क्या करेगा, डीएक्टिवेट, सॉरी प्लस है ना, डीएक्टिवेटिंग नहीं, ये एक्टिवेटिंग होता है। कैसा होता है ये, एक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग होगा। एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। कैसा होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। जबकि जो माइनस एम होता है बच्चे, ये होता है डीएक्टिवेटिंग। कैसा होता है ये, डीएक्टिवेटिंग। और ये कैसा होगा, मेटा डायरेक्टिंग। कैसा होगा, मेटा डायरेक्टिंग। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये ऑर्थो पैरा मेटा क्या है। ठीक, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला जा रहा है, फिर आगे देखते हैं ऑर्थो पैरा, मतलब इधर समझते हैं। भाई हाँ, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर मेरे पास ये बेंजीन है, अगर मेरे पास क्या है, ये बेंजीन, इस बेंजीन के ऊपर ये मेरे पास एक ग्रुप OH जुड़ा हुआ है। ये ग्रुप क्या जुड़ा हुआ है, OH। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप, सुनना ध्यान से, विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप, इसके जस्ट बगल वाली पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं, ऑर्थो। उसके जस्ट बगल वाली को बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं, मेटा। और उसके बगल वाली को बोलते हैं पैरा। तो सर इधर से इसके जस्ट बगल वाली ये भी तो ऑर्थो ही है, और ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, मेटा। ऑर्थो को सिंपली हम किससे लिखेंगे, O से, मेटा को हम सिंपली किससे लिखेंगे, M से, और पैरा को हम सिंपली किससे लिखेंगे, T से। क्लियर है बात। अब मेरी बात सुनो,
ये तो समझ में आया। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास कोई भी ग्रुप यहां जुड़ा हो, मैंने ऊपर जोड़ दिया था, यहां जुड़ा हो सकता है। जब यहां जुड़ेगा तो इसको रेफरेंस मानेंगे। ये वाली पोजीशन क्या होगी? ऑर्थो। ये वाली पोजीशन क्या होगी? मेटा। और ये वाली पोजीशन क्या होगी? पैरा। अब तो ओपीएम लिख सकता ना। ये वाली पोजीशन क्या होगी? ऑर्थो। ये वाली पोजीशन क्या होगी? मेटा। और ये वाली तो पैरा ही है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि पोजीशन फिक्स है, पोजीशन हमेशा रिस्पेक्ट में ली जा रही है, किसी के रिस्पेक्ट में ली जा रही है। जैसे एक और एग्जांपल समझना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब ये डबल बॉन्ड था, लेट्स से मैंने यहां जोड़ दिया NH2। क्या जोड़ दिया? NH2। अच्छा, मैं ग्रुप बदल रहा हूं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि इन ग्रुप के साथ ऐसा होगा, कोई भी चीज अटैच्ड हो, आप चाहो तो हर जगह OH भी लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं। अब सुना ध्यान से, मैंने यहां NH2 लगा दिया, इसके रिस्पेक्ट में लेनी है मुझे, तो ये वाली पोजीशन क्या होगी? ऑर्थो। ये वाली क्या होगी? मेटा। ये वाली क्या होगी? पैरा। फिर इधर से ये वाली क्या होगी? ऑर्थो। ये वाली क्या होगी? मेटा। समझ आ रही बात ना? तो कहने का मतलब, कहीं भी अटैचमेंट हो, ऑर्थो, मेटा, पैरा कैसे देखा जाता है? रेफरेंस में। जो ग्रुप बेंजीन से अटैच्ड है, जो ग्रुप बेंजीन से जुड़ा हुआ है, उसके जस्ट बगल वाली क्या होगी? ऑर्थो। ऑर्थो के बगल वाली क्या होगी? मेटा। और मेटा के बगल वाली क्या होगी? पैरा। क्या ये क्लियर हो गया? ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। अब मुझे कुछ जवाब देना। मैंने बोला कि मेरे पास दो इफेक्ट हैं, एक सर प्लस एम इफेक्ट और एक माइनस एम इफेक्ट। मैंने बोला प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन का अमाउंट बढ़ा देते हैं। इसका मतलब बेंजीन की रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। अरे इलेक्ट्रॉन तो तभी बढ़ेगा ना, अरे इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कम तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। यानी जब जब बेंजीन रेजोनेंस बना रहे हो और बीच में बेंजीन पे कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। और अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो घट रही है। सही बात है ना? तो वो लोग जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते होंगे वो बेंजीन के ऊपर कैसा चार्ज लेके आएंगे? नेगेटिव। जो घटाते होंगे वो कैसा चार्ज लेके आएंगे? पॉजिटिव। तो हमने रेजोनेंस पीछे बनाया है, क्या हम देख के कहीं पता कर सकते हैं कि कौन सा ग्रुप जो है प्लस एम वाला लगा रहा है, कौन सा माइनस एम वाला लगा रहा है? चलो बैक करते हैं। कहां से? फिर से वापस आ गए हम, ये बैक एक बार और। हाँ, अब यहां देखना ध्यान से, ये NO2 है। कौन है? NO2। आप बताओ, इस NO2 की वजह से, इस NO2 की वजह से बेंजीन पे चार्ज कैसा आ रहा है? प्लस आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है? घटा रहा है। तो एक कौन सा ग्रुप हुआ? NO2। प्लस एम या माइनस एम? माइनस एम ग्रुप हुआ ना। माइनस का मतलब क्या होता है? घटाना। कौन सा ग्रुप हुआ? माइनस एम ग्रुप हुआ। सही बात है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। पॉजिटिव चार्ज कहां कहां पे आया है? सर ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। ये ऑर्थो है, ये मेटा है। आप मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज कहां आया है? सर ऑर्थो पे आया, फिर पैरा पे आया, वापस ऑर्थो पे चला गया। क्या मेटा पे आया? नहीं आया ना। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन कहां से खींचा है? ऑर्थो और पैरा से। मेटा से इलेक्ट्रॉन लिया क्या इसने? नहीं लिया। तो बताओ, अगर मैं ऑर्थो और पैरा के रिस्पेक्ट में बात करूं तो मुझे इतना बस बता दो, ऑर्थो, पैरा और मेटा में से ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज गया था, मेटा पे नहीं गया था। अब मुझे बताओ, ऑर्थो, पैरा और मेटा में से इलेक्ट्रॉन कहां ज्यादा होगा? मेटा पे होगा, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, मतलब मेटा पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो अगर किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कहां आएगा? मेटा पे आएगा ना। इसलिए अगर आप देखो तो मैंने क्या लिखा यहां पर, चल भाई थोड़ा जल्दी। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कहां आएगा? मेटा पे आएगा। तो NO2 कैसा ग्रुप था? माइनस एम इफेक्ट लगा रहा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा था ऑर्थो पैरा पे, डीएक्टिवेटिंग था, बेंजीन रिंग को रिएक्शन करने से रोक रहा था। और मेटा डायरेक्टिंग, मतलब नए ग्रुप को लाके कहां जोड़ रहा था? मेटा पोजीशन पे जोड़ रहा था। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा थी? मेटा पोजीशन पे ज्यादा थी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा थी? मेटा पोजीशन पे ज्यादा थी। समझे कि नहीं बात इतनी? अब एक बार और आते हैं पीछे। अगर हम और आए तो इस वाले पे देखना,
अच्छा NO2 वाला ही है, एक और बैक करते हैं इसको। देखना बेंजीन के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, माइनस, बहुत बढ़िया आ रहा है ना माइनस चार्ज। माइनस चार्ज कहां आ रहा है, अरे कहां आ रहा है, पोजीशन बताओ ना जल्दी से। ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, देख लो ध्यान से। अरे मेटा कौन है, ये ना, क्या यहां कहीं आया, किसी भी स्ट्रक्चर में नहीं आया। क्या इलेक्ट्रॉन मेटा पे गया, नहीं गया। नेगेटिव चार्ज कहां आया है, ऑर्थो और पैरा पे आया है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहां ज्यादा होंगे, ऑर्थो पैरा पे या मेटा पे। भाई इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज कहां गया है, ऑर्थो पैरा पे, और मेटा पे नेगेटिव चार्ज गया नहीं, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां होगा, ऑर्थो पैरा पे होगा ना। अरे नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, अरे नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना। नेगेटिव चार्ज कहां कहां आया है, ऑर्थो पैरा पे आया है। कहां कहां आया है, ऑर्थो पैरा पे। मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां बढ़ी है, ऑर्थो पैरा पे बढ़ी है। तो अगर किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कहां आएगा, ऑर्थो पैरा पे आएगा, वहीं उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा पे लेके आ रहा है नए ग्रुप को। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो देने वाले को प्लस M इफेक्ट बोल रहे हैं ना। तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा, ये प्लस M इफेक्ट लगाएगा। बात समझ आई क्या। जब भी मैं माइनस M की बात करूं, मैं प्लस M की बात करूं, तो क्या होगा, प्लस M का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे बढ़ जाना। बेंजीन को रिएक्शन करने के लिए क्या कर देना, एक्टिवेट कर देना कि भैया जल्दी से रिएक्शन करो। और जो आने वाला ग्रुप है वो कहां लेके आएंगे, ऑर्थो पैरा पे लेके आएंगे। लेकिन अगर कोई कहता हुआ माइनस M ग्रुप हुआ जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता हो, तो बेंजीन को रिएक्शन करने से रोकेगा। अगर बेंजीन रिएक्शन करेगी भी तो कहां करेगी, एट मेटा पोजीशन। कहां करेगी, मेटा पोजीशन। बात समझे कि नहीं। तो अगर इतनी बात समझ गए हो तो अब थोड़ा सा और समझते हैं। हमको कैसे पता चलेगा कौन से ग्रुप प्लस M है, कौन से प्लस R है। आपने तो रेजोनेंस बना दिया, आपने रेजोनेंस बना दिया, तो हमको कैसे पता चलेगा ये वाला ग्रुप प्लस M वाला है, ये वाला ग्रुप माइनस M वाला है। तब सुनना, उसको पहचानने के लिए मैंने कुछ जुगाड़ बनाया है आपके लिए, देखना ध्यान से। जब भी कोई ग्रुप प्लस R का होगा, अच्छा प्लस R प्लस M दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम ऑफ ग्रुप हैज लोन पेयर। और कह रहा है अगर माइनस R है तो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम ऑफ द ग्रुप हैज पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर हो सकता है पॉजिटिव चार्ज। और क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। और कह रहा है डायरेक्टली बॉन्डेड एटम ऑफ द ग्रुप हैज लोन पेयर, या फिर हो सकता है क्या हो, नेगेटिव चार्ज। क्या हो सकता है, क्या हो, नेगेटिव चार्ज। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको पहचानना है ना। सुन, ये बेंजीन है, ये क्या है, मैंने इससे एक ग्रुप जोड़ा CHO, ठीक है ना। ये फिर से बेंजीन है, मैंने इससे एक ग्रुप जोड़ा NH2। अब आपको पहचानना है कि वो कौन प्लस M वाला ग्रुप होगा, कौन माइनस M वाला ग्रुप होगा। कौन प्लस M वाला ग्रुप होगा, कौन माइनस M वाला ग्रुप होगा। पहचानने का तरीका सुनना, CHO की मैं स्ट्रक्चर बना दूं तो कैसा बनेगा, डबल बॉन्ड O और H, ऐसे ही तो बनेगा। और नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। रूल क्या कह रहा है, कह रहा है अगर आपको चेक करना है, अरे बैक हो जा भाई एक बार। हाँ, कह रहा है अगर आपको कौन सा ग्रुप चेक करना है, प्लस R, तो क्या करना है, डायरेक्टली बॉन्डेड एटम यानी बेंजीन से डायरेक्टली जुड़े हुए एटम को देखो। बेंजीन से डायरेक्टली जुड़े हुए एटम को देखो, उसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। उसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर। आ जाते हैं सर, बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ एटम कार्बन है, क्या इसके पास लोन पेयर है, नहीं है। बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ एटम कौन है, नाइट्रोजन, क्या इसके पास लोन पेयर है, यस। तो ये कौन सा ग्रुप होगा, प्लस R या प्लस M ग्रुप होगा, प्लस R या प्लस M ग्रुप होगा। इसका मतलब इसमें क्या होगा सर, इसके लोन पेयर से डबल बॉन्ड बनाएंगे और यहां इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर करेंगे। मतलब प्लस M वाले हमेशा बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजेंगे। अच्छा माइनस M के लिए क्या था भाई, सर माइनस M या माइनस R के लिए
कह रहा डायरेक्टली बॉन्डेड एटम, यानी जो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ एटम है वो क्या होगा, उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब डबल बॉन्ड होंगे। क्या होंगे, डबल बॉन्ड। आ जाओ देखते हैं, ये देखो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम कार्बन है, क्या इसके पास डबल बॉन्ड है? यस है। तो ये कौन सा ग्रुप होगा? अरे कौन सा ग्रुप होगा? माइनस एम ग्रुप होगा। तो अगर ये माइनस ग्रुप एम ग्रुप है तो मतलब सर यहां से बेंजीन से दूर लेके जाना है चीजें, इसका मतलब इस डबल बॉन्ड को इधर भेजना है और इस डबल बॉन्ड को यहां से भेजना है, तब तो बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अरे समझे कि नहीं फंडा? ये फंडा समझना जरूरी है, तभी रेजोनेंस में मजा आएगा, अदरवाइज नहीं। अब देखो यहां देखते हैं, अगर NH2 जुड़ेगा लोन पेयर दिखा आपको, OH जुड़ा लोन पेयर दिखा आपको, OR जुड़ा लोन पेयर दिखा आपको, NR2 जुड़ा लोन पेयर दिखा आपको, SH जुड़ा लोन पेयर दिखा आपको, NHR दिखा लोन पेयर जुड़ा, हेलोजन पे लोन पेयर, यहां देखो लोन पेयर अमाइड, है ना? इसका मतलब जहां जहां पे लोन पेयर होगा वो सब कैसे काम कर रहे होंगे? प्लस आर की तरह। वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ रही होगी? बेंजीन पर। कहां बढ़ रही होगी? बेंजीन। क्लियर है बात? जबकि माइनस आर वाले देखो CHO, अरे CHO को इमेजिन करो, C डबल बॉन्ड OH होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को सोचो, C डबल बॉन्ड OH होता है। यही तो बेंजीन से जुड़ेगा कार्बन, इसके पास डबल बॉन्ड है। यही तो बेंजीन से जुड़ेगा कार्बन, इसके पास डबल बॉन्ड है। इसको सोचो, C डबल बॉन्ड OR, अरे ये कार्बन जुड़ेगा ना बेंजीन से, इसके पास डबल बॉन्ड है। मतलब ये सब कौन से ग्रुप हैं? माइनस आर। कौन से ग्रुप हैं? माइनस आर। पहचाने कि नहीं? माइनस आर कौन होगा, प्लस आर कौन? इतनी बातें हुई अभी तक किसकी? रेजोनेंस की। किसकी बातें हुई? रेजोनेंस की। बना लोगे रेजोनेंस, अब कोई समस्या नहीं है? ठीक। तो अभी आपको जो है थोड़ी सी बातें कुछ नोट करनी है, कुछ तो नोट कर लिया भाई यहां तक। तो आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास आता है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने जो रेजोनेंस बनाया था ना अभी, क्या डालेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखना ध्यान से, जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते थे तो बहुत सारी स्ट्रक्चर बनती थी ना, पीछे हमने बनाया भी है। बेंजीन की जब बनाते तो एटलीस्ट 5 तो बनती ही थी। तो उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसको देखना है। तो मेरी बात सुना ध्यान से। सबसे पहली बात, जो न्यूट्रल होगी, कौन होगा? न्यूट्रल, यानी जिस पे कोई चार्ज नहीं होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू किससे? चार्ज स्ट्रक्चर से। न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होगा किसके कंपेयर में? चार्ज वाले से। सेकेंड कंडीशन की बात करूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जब कंप्लीट ऑक्टेट हो, क्या हो? कंप्लीट ऑक्टेट हो, वो ज्यादा स्टेबल होंगे किससे? इनकम्प्लीट ऑक्टेट वालों से। इनकम्प्लीट ऑक्टेट वालों से, ठीक। थर्ड नंबर पे अगर बात करूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर with maximum number of pi bond, with maximum number of pi bond are stable, यानी जिसके पास पाई बॉन्ड ज्यादा हो वो क्या होंगे? स्टेबल होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, लेट से मान लिया चार्ज आ गया, चार्ज तो क्या हुआ? आ ही गया। तो चार्ज आने के बाद चार्ज कहां होना चाहिए? जो कम नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे मान लिया हमारे पास एटम होते हैं ना, कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कुछ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो जैसे मान लिया कहीं नेगेटिव चार्ज आया, तो नेगेटिव चार्ज हम ज्यादातर प्रीफर वहां करेंगे जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो ज्यादा, यानी ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ना, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहेगा, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहेगा। तो फोर्थ वाले में नेगेटिव चार्ज
ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, ये क्या होना चाहिए? स्टेबल होगा। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहे हैं? सेम चार्ज शुड बी फार अवे, यानी जो सेम नेचर के चार्ज है ना, जैसे नेगेटिव नेगेटिव दो जगह आ जाए तो वो दूर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? वो दूर दूर होने चाहिए। एंड अपोजिट चार्ज पास पास होने चाहिए। अपोजिट चार्ज क्या होना चाहिए? पास पास। अपोजिट चार्ज शुड बी क्लोजर, शुड बी क्लोजर। अपोजिट चार्ज पास होंगे तो इससे क्या होगा? वो स्टेबल होगा। वो क्या होगा? स्टेबल होगा। क्लियर है यहां तक? इसको नोट डाउन करो। तो आगे चलते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और है, रेजोनेंस एनर्जी। कौन सी एनर्जी? रेजोनेंस एनर्जी। अगर हम बात करें रेजोनेंस एनर्जी की, तो ये क्या होता है? एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी उसमें और एक्चुअल स्ट्रक्चर में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? रेजोनेंस एनर्जी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेजोनेंस एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो आई थिंक यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है ना? तो फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमें एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या नाम है? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हेडिंग डालेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ लिया जो कि एक टेम्परेरी इफेक्ट था, इंडक्टिव पढ़ा, रेजोनेंस पढ़ा, और हमारे पास लास्ट जो इफेक्ट बचा हुआ उसका नाम क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करूं तो इसमें होता है क्या? डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है और इसको हम AKA यानी ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्या बोलते हैं इसको हम? नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। और अगर मैं बात करूं इसको हम बेकर एंड नाथन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। नाथन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके लिए कुछ कंडीशन चाहिए होती है, यानी अगर कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन विद एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। मतलब कह रहा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन होने चाहिए और उसके बाद कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही होना चाहिए।
तभी ये हाइपर कॉन्जुगेशन की प्रोसेस उसमें अप्लाई होगी। इसके बाद और सुनना मेरी बात ध्यान से, ये अप्लीकेबल कब होता है? अप्लीकेबल ओनली फॉर पॉजिटिव चार्ज स्लैश फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या बेंजीन या फिनाइल सिस्टम के लिए। मतलब बस इन जगहों पर हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है, बाकी और किसी जगह पर हाइपर कॉन्जुगेशन आपका अप्लाई नहीं होता है। ठीक, तो ये नोट कर लिया। चलो आगे। अब सुना ध्यान से, हाइपर कॉन्जुगेशन को हम समझते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की पहले कंडीशन मैंने क्या बताई कि एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना चाहिए जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हो। तो अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिया कार्बन, और यहाँ क्या है CH2, इस पे प्लस है, यहां मैंने एक हाइड्रोजन लिया, यहां मैंने एक हाइड्रोजन लिया, और यहां मैंने एक हाइड्रोजन लिया। बस आप मुझे यहां बताओगे कि इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो इसके बगल वाला कार्बन ये क्या होगा? अल्फा कार्बन होगा। सही बात है ना? कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है? sp3 है। तो भाई ये जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, ये कौन से हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, तब क्या लगता है? हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब यहां लग जाएगा, बात तो सही है ना? जब यहां हाइपर कॉन्जुगेशन लग जाएगा तो लगाते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में होता क्या है, इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले ये जो आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, मतलब डबल सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का, ये इनमें से कोई एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा डबल बनाने के लिए। तो होगा क्या, देखना ध्यान से। कार्बन था सर, यहाँ वाला हाइड्रोजन ऐसे है, यहाँ वाला हाइड्रोजन ऐसे है, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2 था, और ये हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड दिया तो यहाँ डबल बन गया। इस कार्बन में प्लस चार्ज था, लेकिन डबल बॉन्ड बनते ही वो चार्ज हट जाएगा। हाइड्रोजन बेचारे ने अपना बॉन्ड सेक्रीफाइस किया है, तो अब उस पर कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। अपना बॉन्ड दिया है ना, तो अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो कैसा आएगा? प्लस चार्ज आएगा। ये पहली स्ट्रक्चर हुई। आप बताओ, क्या कार्बन हाइड्रोजन के बीच यहाँ कोई बॉन्ड है? नहीं। इसलिए नाम क्या था? नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या नाम था? नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक। अब ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा है ना? तो कौन सा बॉन्ड ट्रांसफर हुआ है आगे? सिग्मा बॉन्ड ना, इसलिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। इसलिए क्या बोला था? डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अब मेरी बात सुनना, जैसे यहां हुआ, ये वाला हाइड्रोजन मूव किया, तो एक और कंडीशन बन सकती है कि सर ये वाला हाइड्रोजन कहे चलो भाई मैं इलेक्ट्रॉन दे दे रहा हूं तुमको, तो क्या होगा? कार्बन ऐसे, ये वाला हाइड्रोजन यहां एज इट इज रहेगा, ये वाला हाइड्रोजन यहां डबल बॉन्ड, और क्या बन जाएगा? CH2 बन जाएगा, और ये वाला बॉन्ड तो क्या होगा? खत्म, और इस पे H प्लस। सही बात है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? सर ये बगल वाला हाइड्रोजन का है कि भैया मैं कर दे रहा हूं, हो सकता है ना? तो अगर ये बगल वाला हेल्प करेगा, तो यहाँ ऊपर हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा, यहाँ हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा, यहाँ बन जाएगा H प्लस, और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा क्या? आप मुझे बताओ कितनी हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनाई मैंने? अरे महाराज एक तो है ही ना ओरिजिनल। कितनी मैंने बनाई? नहीं सर, 3 बनाई। कितने अल्फा हाइड्रोजन थे? 3 अल्फा हाइड्रोजन। मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर, HCS लिख दो ना, चलेगा? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यानी जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा क्या बनेंगी? हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे। सही बात। और सुनना, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मतलब क्या हुआ? जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। क्लियर है बात? कोई समस्या, कोई दुख नहीं ना? बहुत बढ़िया। तो ये था क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन। अब इसमें थोड़ी सी कुछ बातें और समझाता हूं, इसको पहले नोट डाउन करोगे।
और पीछे चलते हैं भाई, ये आगे पीछे फाइल इतनी ज़्यादा हो गई, पता नहीं क्यों ये आगे पीछे घूमता रहता है। अब चलो पीछे हुआ, एक और पीछे हो जा भाई, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। ठीक। हम्म, चलो पहले कार्बोकेटाइन पढ़ लेते हैं। हाँ देखो चलो, सबसे पहले हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ आई एंड आर इफेक्ट, यहां लिख लो एंड एच इफेक्ट, आई आर एंड एच इफेक्ट, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन की। अब सुना ध्यान से मेरी बात, मैं बात कर रहा हूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। अब सुना ध्यान से, अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करूं तो आपको याद हो तो हमने पढ़ा था एक CH3 पे प्लस, इसका दूसरा कार्बोकेटाइन पढ़ा था CH3, CH2 इस पे प्लस 1 डिग्री, फिर हमने पढ़ा था CH3 CH CH3 और इस पे क्या था प्लस, फिर हमने पढ़ा था CH3 C प्लस और यहाँ क्या CH3 और यहाँ भी क्या CH3। देखो रेजोनेंस की बात तो तब होगी जब कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेशन का मतलब वही सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या प्लस डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, वो वाला कॉन्जुगेशन जब मिलेगा तब रेजोनेंस होगा। तो क्या यहाँ कहीं रेजोनेंस लग सकता है? नहीं लगेगा भाई साहब, क्योंकि प्लस चार्ज तो है, फिर सिंगल बॉन्ड है कहीं, फिर डबल बॉन्ड आगे नहीं है, तो कॉन्जुगेशन तो पूरा नहीं हो रहा है, तो मतलब रेजोनेंस तो यहाँ नहीं लगेगा। यहां पर हम स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे? आई इफेक्ट से, यानी इंडक्टिव इफेक्ट से और हाइपर कॉन्जुगेशन से। आप मुझे बताओ इस CH3 के ऊपर कोई R ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई और कार्बन लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है ना, तो मतलब यहां कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लग रहा है, नो इंडक्टिव इफेक्ट, सही बात है। लेकिन यहां अगर हम बात करें तो इधर CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये CH3 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा होगा ना इसको इंडक्टिव इफेक्ट से, तो मतलब यहां पर क्या है? प्लस आई ग्रुप है, एक प्लस आई ग्रुप है। जब यहां बात करोगे तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इधर से एक इंडक्टिव लग रहा होगा, एक इधर से लग रहा होगा, कितने हैं? 2 है ना, तो मतलब 2 प्लस आई ग्रुप है। कितने प्लस आई ग्रुप हैं? 2 प्लस आई ग्रुप हैं। इसके अलावा यहां देखोगे तो कितने प्लस आई हैं? 3 प्लस आई ग्रुप है। क्लियर? कितने हैं? 3 प्लस आई ग्रुप है। अब मेरी बात और सुनना, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है क्या कोई? अरे सर अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां होगा? अरे अल्फा कार्बन क्या, इससे अगर कोई जुड़ा हुआ होता तो अल्फा कार्बन होता हो, तो सर यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो मतलब 0 अल्फा हाइड्रोजन लिख दूं, 0 अल्फा हाइड्रोजन। यहां कितने हैं? 3 है ना, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहां कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहां कितने हैं? 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा, वही पड़ोसी वाला जहां पॉजिटिव चार्ज है उसके जस्ट बगल वाला क्या होता है? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे 3 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 9 अल्फा हाइड्रोजन। कितने हो जाएंगे? 9 अल्फा हाइड्रोजन। हमने क्या पढ़ा है, या मैं सीधे से तो बताऊं कुछ। अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करते हैं, सुन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या क्या? प्लस आर की जगह प्लस एम लिख दूं, मीजोमेरिक इफेक्ट, प्लस एम प्लस एच या फिर प्लस आई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस एच या फिर माइनस। अब आप बताओ, मैं कह रहा हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड प्लस एच, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंडक्टिव इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई। तो यहां कितने? एक भी प्लस आई नहीं है, यहां 1 प्लस आई है, यहां 2 प्लस आई है, यहां 3 प्लस आई है, तो भैया जितना ज्यादा प्लस आई उतना ज्यादा स्टेबल। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं, यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन? 9, यहां कितने? 6, यहां कितने? 3, यहां कितने? एक भी नहीं। मतलब इस हिसाब से अगर हम ऑर्डर लिखना चाहें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? लास्ट वाला। ये कितने डिग्री होता है? 3 डिग्री। ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री। ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री। और इसे हम बोलते हैं मिथाइल कटायन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? 3 डिग्री वाला हुआ ना।
तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 3 डिग्री इज मोर स्टेबल, फिर उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, एंड सबसे कम क्या होगा CH3+। ये क्या है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्लियर है क्या? स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। नोट डाउन करोगे इसको, उसका फिर आगे चलते हैं। और अब चलते हैं आगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायन। अच्छा बताओ कार्बो अनायन का मतलब इस पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है इस पे? नेगेटिव चार्ज। अरे मैं अगर सिंपल शब्दों में बड़े बताऊं ना, तो इतना याद रखना कि जो जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा उनको नेगेटिव इफेक्ट पसंद होंगे, और जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा उनको कौन से इफेक्ट पसंद होंगे? पॉजिटिव इफेक्ट पसंद होंगे। मतलब ये कार्बो अनायन है ना, नेगेटिव चार्ज है ना, मतलब इसको -M पसंद होगा। जहां -M लग रहा होगा अच्छा होगा। इसको क्या होगा -I पसंद होगा। इसको क्या पसंद होगा -H पसंद होगा। ठीक है ना? आपके सिलेबस में -S आता नहीं है ज्यादा, तो आपका आंसर ज्यादातर -M और -I से ही दिखेगा। ठीक है ना? इनवर्सली पूछना होगा +M के, +H के और +I के। अब आप मुझे खुद एक बार बताओ, अभी जो मैंने पीछे बनाया था, अगर मैं यहाँ CH3 माइनस ले लूं, फिर मैंने लिया CH3, CH2 माइनस ले लिया, फिर मैंने लिया CH3, CH और यहाँ CH3 और यहाँ माइनस ले लिया, फिर मैंने लिया इधर CH3, यहाँ CH3 और नीचे CH3 और यहाँ माइनस ले लिया। अब आपको पता है कि ये कितना है मिथाइल, और ये कितना है 1 डिग्री, ये कितना है 2 डिग्री, और ये कितना है 3 डिग्री। आपको पता है यहाँ कितने +I ग्रुप? एक भी नहीं है, 0 +I। सही बात है ना? यहाँ कितने +I हैं? एक +I है CH3। यहाँ कितने CH3 है? 2। तो यहाँ कितने हैं? 2 +I हैं। सही बात है ना? यहाँ कितना है? 3 +I है। अब कह रहा है ये +I से इनवर्सली अपोजिशन है, इनको +I नहीं चाहिए, तो ये स्टेबल होंगे क्या? नहीं। एक बार और लॉजिकल सोचो आप। +I का मतलब इलेक्ट्रॉन देना, इस पे इलेक्ट्रॉन है, माइनस है ना, तो भैया इसके पास इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, आप ले जाके और भर भर के इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो उस पर और ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, तो अच्छा फील थोड़ी करेगा, स्टेबल फील थोड़ी करेगा। कहने का मतलब जहां सबसे कम +I लग रहा होगा वही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। कहां सबसे कम लग रहा है? यहाँ ना, तो भाई साहब CH3 माइनस जो होगा ये सबसे ज्यादा स्टेबल फिर आएगा। अच्छा अगर मैं ऐसे ना लिख कर कैसे लिख दूं? CH3 माइनस सबसे ज्यादा, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 3 डिग्री। ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायन। किसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है? कार्बो अनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। किसका है? कार्बो अनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब सुनो, और अब अगर हम चलते हैं कहां पर? एसिडिक स्ट्रेंथ की। एसिडिक स्ट्रेंथ में भी एंड H इफेक्ट ये तो हम पढ़ ही रहे हैं। अगर बच्चे मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो एसिड क्या होते हैं? एसिड क्या होते हैं जो आसानी से H+ आयन रिलीज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हम एसिड बोलते हैं। और जब वो H+ आयन रिलीज करेंगे तो आप खुद सोचो, एसिड जैसे मान लिया Ha है, जब ये H+ आयन रिलीज करेगा तो क्या बनाएगा? H+ और प्लस क्या बनाएगा? A-। अब आप मुझे बताओ A- जो बना है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी आसानी से बनेगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। और A- है यानी ये क्या है? नेगेटिव आयन है, और नेगेटिव आयन को स्टेबल कैसे कराते हैं बताओ जल्दी से? तो एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अच्छा बताओ कौन सा आयन था? नेगेटिव आयन, और मैंने बताया था नेगेटिव को कौन सेटिस्फाई करता है? नेगेटिव वाले ना, तो क्या होगा? -M -H और -I के अपॉन में +M +H एंड +I के। अच्छा एक बात बताओ, -M -H किसकी वजह से लगता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से लगता है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं -M -H, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा लगाते हैं? प्लस वाला लगाते हैं। सही बात है। एक और बात सुनो, आपने और कहां पढ़ा है सर? इक्विलिब्रियम चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। Ka क्या है?
आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पीकेए। क्या होता है, पीकेए। क्या था ना, इक्विलिब्रियम के अंदर के और पीके निकालते थे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, पीके। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हो तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ कुछ इस तरीके से डिसाइड की जाएगी। वहीं अगर मैं चलता हूं कहां पर, बेसिक स्ट्रेंथ पे, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इसके बिल्कुल अपोजिट चलेगी। कहां चला गया भाई, हाँ बेसिक स्ट्रेंथ। तो अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं, बेसिक स्ट्रेंथ, तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अपोजिट चलेगा ना, तो प्लस एम के प्लस एच के और प्लस आई, माइनस एम माइनस एच और माइनस आई। और बताओ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहो तो भैया बेसिक स्ट्रेंथ, याद करो हम केबी भी तो निकालते थे, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस केबी के डायरेक्टली होगा और इनवर्सली होगा किसके, पीकेबी के। किसके होगा, पीकेबी। पीकेबी के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, तो ये हो गई किसकी बात, बेसिक स्ट्रेंथ की। तो हमने समझा एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये सब चीजें कैसे निकालते हैं। अब एक इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, बस 1 मिनट का टॉपिक है, देख लेते हैं इसकी शक्ल, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारी रिएक्शंस आती हैं, कहां पर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जिनमें से कुछ रिएक्शन के नाम बस लिखे हुए हैं। मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा रिएक्शन का क्या मतलब हुआ है, बाकी हम अलग अलग चैप्टर्स के अंदर और बेसिकली क्लास 12 में बहुत सारा इसका इस्तेमाल करते रहेंगे। पहली रिएक्शन का नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब क्या होता है सब्स्टिट्यूशन, किसी को हटा के किसी को लगाना। सही बात है ना भाई, कोई चीज हटाओ और उसकी जगह पे कुछ और लगा दो, उसे क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर मैंने न्यूक्लियोफाइल को हटा के न्यूक्लियोफाइल लगा दिया तो क्या बोलूंगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NSR बोलते हैं। अगर मान लिया इलेक्ट्रोफाइल हटा के इलेक्ट्रोफाइल लगा दिया तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें पढ़नी है आगे चल के। एडिशन रिएक्शन, अब एडिशन क्या होता है, किसी चीज को जोड़ना, किसी चीज को जोड़ना, उसे क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। अब हो सकता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकता है ना एडिशन रिएक्शन में। फिर आता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, किसी चीज को बाहर करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। जैसे मान लिया मेरे पास इस कार्बन पे एक ग्रुप ए है, यहाँ पे एक ग्रुप बी है, मैंने इन दोनों को यहां से हटा के यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया। तो एलिमिनेट करना मतलब क्या, किसी चीज को कंपाउंड में से निकालना। एडिशन का मतलब क्या, कोई चीज कंपाउंड में जोड़ना। तो एडिशन में जोड़ेंगे, एलिमिनेशन में बाहर करेंगे। और उसके बाद फिर आता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि आपने कुछ एडिशन नहीं किया, कुछ जोड़ा नहीं, कुछ हटाया नहीं, कुछ भगाया नहीं, बस क्या किया है, कंपाउंड्स को थोड़ा सा रीअरेंज किया है। क्या किया है, रीअरेंज किया है। क्या किया है, रीअरेंज किया। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए समझो, मेरे पास CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, यहाँ OH है और यहाँ क्या है, CH2। अब ऐसा कहीं केस मिले तो यहाँ थोड़ा सा कुछ होता है, देखना ध्यान से बताओ। यहां से OH जो होता है, मतलब H जो होता है, ये इधर चला जाता है और ये डबल बॉन्ड कहां जाता है, इधर आ जाता है। तो होगा क्या, CH3C। 1 मिनट, इसका ज्यादा हो गया ना, एक H नहीं रहेगा ना इसके पास। डबल बॉन्ड इधर आया है तो डबल बॉन्ड O और H कहां चला गया, उसके पास क्या बन जाएगा, CH3। ये देखो क्या बन गया, कीटोन बन गया। तो कुछ मैंने ऐड किया क्या, नहीं। कुछ मैंने लगाया क्या, कुछ निकाला क्या, नहीं, सिर्फ अरेंज किया है। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये सारी रिएक्शंस आपको आगे देखने को मिलेंगी। तो अब आपका ये चैप्टर यहीं पर हो जाता है खत्म। ठीक, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर, जिसका नाम क्या है, हाइड्रोकार्बन। कुछ इन रिएक्शंस के बारे में आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा और बाकी जो कुछ चीजें आपको मिलेंगी क्लास 12 के अंदर पढ़ने को। ठीक है ना, तो बस यहीं तक, मिलते हैं फिर